नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहे हैं हॉलो स्फीयर ऑफ वॉल्यूम वी इज फ्लोटिंग ऑन ए वाटर सरफेस विद हाफ इमर्स्ड इन इट। व्हाट शुड बी द मिनिमम वॉल्यूम वाटर poured इनसाइड द स्फीयर सो दैट द स्फीयर नाउ सिंक्स इनटू द वाटर। अब देखो, उसका अपना वजन इतना है कि उसने वो आधा इमर्स्ड है, ठीक है, हॉलो स्फीयर है और वो अपने वेट से आधा इमर्स्ड है। अब बचा हुआ आधा इमर्स करना चाहते हो तो जितना उसका टोटल वॉल्यूम है उसका आधा आपको पानी भरना पड़ेगा, तो वो बचा हुआ आधा भी इमर्ज हो जाएगा। तो वही पूछ रहे हैं, व्हाट शुड बी द मिनिमम वॉल्यूम वाटर poured इनसाइड द स्फीयर सो दैट द स्फीयर नाउ सिंक इनटू द वाटर। तो वो क्या आंसर बनेगा आपका ए पार्ट। अब इसी को मैथमेटिक्स से करना चाहें तो मैथमेटिक्स से भी कर सकते हैं। ये मान लिया स्फीयर है हॉलो, और ये आधा डूबा हुआ है, इतना इतना इमर्ज है ये पानी में। तो इसका टोटल वॉल्यूम, अगर टोटल वॉल्यूम या जो सॉलिड हिस्सा है उसका वॉल्यूम हम V1 मान लेते हैं, जो सॉलिड पार्ट है उसका वॉल्यूम हम V1 मान लेते हैं, और जो कैविटी है उसका वॉल्यूम V2 मान लेते हैं, जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी हम ρ1 मान लेते हैं, रो मान लेते हैं बस, ठीक। और ये आधा इमर्ज्ड है। तो जो पहली इक्वेशन बनने वाली है वो ये बनने वाली है कि इसका जो वेट होगा वो बाइंसी फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा, आधा इमर्ज्ड होकर फ्लोट कर रहा है। तो वेट कितना होगा, तो वेट होगा V1 रो जी, क्योंकि V1 ही वो रीजन है जहाँ पे मटेरियल है, बाकी तो खाली है, हॉलो है बाकी तो ये वेट हो गया। और ये आधा इमर्ज्ड है तो बाइंसी फोर्स कितना लगेगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो कितना आधा इमर्ज्ड है इसका मतलब V1 प्लस V2/2, टोटल का आधा उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 मान लेते हैं इंटू जी, जो है इतना उसने बाइंसी फोर्स क्रिएट किया होगा और ये बैलेंस हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई पहली, ठीक। अब हम चाहते हैं कि पूरा ही इमर्ज हो जाए। अब हम ये चाहते हैं कि जो पानी है वो पानी के पूरा ही अंदर हो जाए। और कितना हमने इसके लिए इसके अंदर लिक्विड भरा है, तो मैंने कुछ सोच लिया अपने मन से कि मैंने स्मॉल v के बराबर लिक्विड भर दिया, ठीक। अब पूरा इमर्ज होने का मतलब क्या, जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी पूरा वेट इज इक्वल टू पूरा बाइंसी फोर्स। पूरा वेट कितना हो जाएगा, तो V1 रो जी, तो पहले उसका अपना वेट था, अब आपने V का पानी भर दिया तो V इंटू 1 इंटू जी, ये पानी का वेट हो गया। और इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू होगा पूरा डूब गया तो पूरा बाइंसी फोर्स, दैट इज V1 प्लस V2 इंटू 1 इंटू जी। ये इक्वेशन बनेगी। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व मैं ऐसे कर रहा हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन से V1 रो जी की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दे रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन से V1 रो जी की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दे रहे हैं, अभी आपको आंसर पता लग जाएगा। तो यहाँ डालोगे तो ये कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2/2 इंटू 1 इंटू जी प्लस V इंटू 1 इंटू जी इज इक्वल टू क्या बन रहा है, V1 प्लस V2 इंटू 1 इंटू जी। तो ये 1g तो वाला टर्म पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से V निकालेंगे तो V कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2 में से इसको माइनस कर देंगे उधर ले जाके, तो हाफ ही बचेगा, 1 में से हाफ माइनस करोगे तो हाफ ही बचेगा, तो V1 प्लस V2/2। यानी उस कंटेनर, उस स्फीयर का जो टोटल वॉल्यूम है उसके आधे वॉल्यूम के बराबर आपको क्या लिक्विड भरना पड़ेगा इसमें। तो वही हमारा आंसर बना था V/2। तो ये पूरी मैथमेटिक्स हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं बॉल की डेंसिटी दी है, पानी के अंदर गिर रही है 8-9 सेंटीमीटर हाइट से, और पानी के अंदर कितना सिंक कर जाएगी ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बॉल की रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, रिलेटिव डेंसिटी निकाल लेंगे। तो ये मान लिया पानी है यहाँ, और इसको जनरल एक्सप्रेशन में ड्राइव करते हैं, उसके बाद आप वैल्यू डाल के इसका रिजल्ट निकाल लेना। एम मास की वॉल है जिसकी डेंसिटी रो है, और ये सिग्मा में गिराई जा रही है एच हाइट से, स्मॉल बॉल है, और रो जो है वो कम है सिग्मा से, तो इसका मतलब ये सिंक तो करेगी नहीं, ये नीचे जाएगी, सर्टेन डेप्थ तक जाएगी और उसके बाद ये रिबाउंड कर जाएगी। तो कितनी डेप्थ तक सिंक करेगी यही आपको फाइंड करना है, कितनी डेप्थ तक ये सिंक कर जाएगी, डी, ये डी ही फाइंड करना है। तो कंसेप्ट ये है कि जब ये पूरी डेप्थ जितनी भी सिंक करेगी, जब तक वहाँ पहुँचेगी तब इसके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो।
और जब आपने ऊपर से गिराया तो रेस्ट से गिराया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। और इसमें अब हम लगाने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के नाम पे 0 ही रहेगा, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज में क्या क्या बनने वाला है, तो उसमें दो फोर्सेस का वर्क डन होगा, एक तो mg का वर्क डन होगा और एक बायनेंसी फोर्स का वर्क डन होगा। वर्क डन बाई एफ ऑफ वर्क डन बाई एम जी इज इक्वल टू 0। mg का वर्क डन कितना हो जाएगा, तो mg तो m इंटू जी हो गया, और कितना नीचे मूव कर रहा है mg की डायरेक्शन में, mg तो नीचे ही लग रहा होगा, mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो उस डायरेक्शन में कितना मूव करेगा, तो h प्लस डी मूव कर रहा है, ये mg का वर्क डन हो गया। बायनेंसी फोर्स कब लगेगा, बायनेंसी फोर्स तो सिर्फ तब लगेगा जब ये लिक्विड के अंदर मूव कर रहा होगा, और बायनेंसी फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ, ऐसे एफ अप, और मूवमेंट कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ। तो बायनेंसी फोर्स का वर्क डन हो जाएगा माइनस एफ अप। एफ अप कितना होगा, तो एफ अप एम जी अपॉन आर डी होता है, और मूवमेंट डी के बराबर है, इज इक्वल टू 0। तो अब एम जी से एम जी कॉमन लेके उधर 0 में चला गया एम जी, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एच प्लस डी माइनस डी अपॉन आर डी। आर डी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, दैट इज रो अपॉन सिग्मा। सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी है, रो जो है सब्सटेंस की डेंसिटी, इज इक्वल टू 0। तो अगर हम डी कॉमन ले लें, डी उस तरफ ले जाए कॉमन ले लें, तो एच इज इक्वल टू डी कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा सिग्मा बाई रो माइनस 1। तो हमसे तो डेप्थ पूछेगी, तो डेप्थ आपकी आ गई एच अपॉन सिग्मा बाई रो माइनस 1, ये आपका आंसर बनेगा। सिग्मा पानी की डेंसिटी है यहाँ पे, तो वो 10⁻³ है, और रो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है वो 0.4 इंटू 10⁻³ है। तो सारी वैल्यू डालोगे, और एच आपको दे ही रखी है कितने ऊपर से गिरा है, तो आपकी सारी वैल्यू डालोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि बॉल पानी के अंदर कितने अंदर तक वो सिंक कर पाएगी। और अगर आपने हाइट को सेंटीमीटर्स में ही डाला है तो आंसर भी आपका सेंटीमीटर्स में ही आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द थिकनेस ऑफ आइस लेयर ऑन द सरफेस ऑफ लेक इज 20 मीटर। A hole is made in the ice layer. What is the minimum length of the rope required to take a bucket full of water out? ध्यान से समझना क्या हो क्या रहा है। यहाँ सिचुएशन इस तरह की है कि ये आइस की थिकनेस है 20 मीटर, और आइस की डेंसिटी जो है वो 0.9 दी हुई है। इसका मतलब 90% हिस्सा पानी के अंदर डूबा होगा। तो इसका मतलब कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से इतना पानी के अंदर ये आइस डूबी होगी, 90% ऑफ इट। मतलब 18 मीटर जो है वो आइस जो है वो पानी में डूबी होगी, 18 मीटर। 90% मतलब 20 का 90% 18 मीटर हो जाता है, और 2 मीटर आइस जो है वो पानी के बाहर होगी। ठीक, अब जब आप इसमें एक होल ड्रिल करोगे, पूरा आर पार पूरा होल ड्रिल कर दिया आपने, जो आप होल ड्रिल करोगे तो आइस जो है सॉरी जो पानी है वो उस होल में 18 मीटर तक आ जाएगा। जो लेवल होगा वहां तक तो आ ही जाएगा चढ़ के, यानी ये जो गैप बचेगा ये सिर्फ 2 मीटर का गैप बचेगा। अब टेक्निकली कितनी रस्सी चाहिए, तो लगभग 2 मीटर के आसपास रस्सी चाहिए आपको, इवन 2 मीटर से कम ही चाहिए, क्योंकि कुछ बकेट भी होगी, कुछ आपका हाथ भी होगा। चलो ठीक है, फिर भी मैथमेटिकली अगर हम समझें तो 2 मीटर की रस्सी चाहिए पानी निकालने के लिए वहां से। सो आंसर विल बी 2 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं बॉडी जो है वो फ्लोट कर रही है और पूरा सिस्टम फ्री फॉल में है। तो अब थ्रस्ट कितना हो जाएगा, अब थ्रस्ट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेट भी 0 हो जाएगा। जब कोई चीज़ फ्लोट करती है तो अब थ्रस्ट और वेट एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ठीक, तो अगर आपने इसको फ्री फॉल में गिरा दिया है इसको, तो इफेक्टिव ग्रेविटी 0 हो जाएगी, तो वेट भी 0 हो जाएगा, और इफेक्टिव अब थ्रस्ट भी 0 हो जाएगा। दोनों ही 0 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही ग्रेविटी बेस्ड होते हैं। 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं बॉय कैरीज ए फिश इन वन हैंड एंड बकेट नॉट फुल ऑफ वाटर इन अदर हैंड। इफ ही प्लेसेस द फिश इन द बकेट, नाउ द वेट नाउ कैरिड बाय हिम। तो एक हाथ में उसने पानी की बाल्टी थी, एक हाथ में फिश थी।
तो दोनों का वजन संभाल रहा था वो। अब जब उसने फिश को पानी की बाल्टी में डाल देगा तब भी दोनों का वजन संभालेगा, क्योंकि फिश पे तो बायनेंसी फोर्स ऊपर लगेगा, तो आपको लगेगा फिश का वजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन उस बायनेंसी फोर्स का रिएक्शन फोर्स बाल्टी पे नीचे लगेगा, यानी बाल्टी पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो बाल्टी का वेट तो होगा ही होगा, और फिश का वेट भी लग रहा होगा बायनेंसी फोर्स की फॉर्मेट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ध्यान से समझ लो इस बात को, क्या बात हो। जैसे मान लीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई भी चीज़ फ्लोट कर रही है, तो कंटेनर के लिक्विड ने फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट पे बायनेंसी फोर्स ऊपर लगाया होता है, तो उसका रिएक्शन पार्ट कंटेनर पे कहाँ लग रहा होता है, नीचे की तरफ लग रहा होता है। तो अगर किसी पर्सन ने ये कंटेनर पकड़ा हुआ है, तो यहाँ जो टेंशन होगा, ये टेंशन दो से बैलेंस होगा। एक तो आपका बायनेंसी फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, ये जो टेंशन होगा वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, एक तो कंटेनर के वेट को बैलेंस कर रहा होगा mg को, प्लस ये जो कंटेनर पे नीचे की तरफ बायनेंसी फोर्स लग रहा है उसको भी बैलेंस कर रहा होगा, और ये बायनेंसी फोर्स इनडायरेक्टली उस फिश का वेट है। तो पहले भी वो कंटेनर का वेट और फिश का वेट उठा रहा था, अब भी वो कंटेनर का वेट और फिश का वेट उठाएगा, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इज सेम एज बिफोर। द वेट नाउ कैरिड बाय हिम इज सेम एज बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एम्प्टी जार है और पानी के टैंक में सबमर्ज कर रहे हैं, ओपन माउथ जो है वो डाउनवर्ड है, ठीक है। ये जार है, ये इसके अंदर एयर ट्रैप होगी, और इसको ऊपर से ऐसे ऊपर से मुंह नीचे करके और नीचे पानी में लेके जा रहे हैं, और जैसे जैसे इस पानी में नीचे लेके जाते जाएंगे क्या होता जाएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट बाइंड फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ वॉल्यूम ऑफ जार ट्रैप्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट बाइंड फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस ट्रैप्ड इन ए जार एंड द जार, ठीक है। इस जार पे नेट बाइंड फोर्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से समझो। मान लीजिए ये कंटेनर था आपका, ठीक, तो ये पूरी एयर भरी थी, और आपने इस पानी, ये पानी की मान लीजिए सरफेस है, और पानी की सरफेस के अंदर इसको दबाना शुरू कर दिया। तो जब ये पूरा पानी की सरफेस के अंदर आ जाएगा, जस्ट पानी की सरफेस के अंदर आया है, तो एयर जो है वो उतना वॉल्यूम नहीं ले रही होगी, एयर थोड़ा सा कम वॉल्यूम लेगी, पानी थोड़ा सा अंदर घुस जाएगा, बहुत थोड़ा सा, बट घुस जाएगा अंदर, और एयर कंप्रेस हो जाएगी और एयर का वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा। यानी लिक्विड डिस्प्लेस जो है वो पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर नहीं है, समझो ध्यान से आप। लिक्विड डिस्प्लेस जो है वो पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर नहीं है कि पूरा कंटेनर का वॉल्यूम जो है वही लिक्विड डिस्प्लेस होगा, वो नहीं होगा। थोड़ा पानी जो है वो एयर को कंप्रेस करके अंदर घुस गया होगा, और जैसे जैसे इस कंटेनर को और नीचे और नीचे और नीचे लेते जाओगे, वैसे वैसे पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा, और पानी एयर को और कंप्रेस करता जाएगा और अंदर घुसता जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे बायनेंसी फोर्स जो है वो कम होता जाएगा, नेट बायनेंसी फोर्स ऑन द सिस्टम डिक्रीजेस, ठीक। बायनेंसी फोर्स तो कम होता जाएगा, लेकिन फिर हमें फील जो होगा ऊपर की तरफ फोर्स, वो एयर, जब एयर का प्रेशर बढ़ेगा तो एयर भी तो अपना एक फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो हमें एयर का फोर्स भी फील होगा और बायनेंसी फोर्स भी फील होगा, लेकिन बायनेंसी फोर्स डिक्रीज ही करेगा। ए पीस ऑफ गोल्ड वेट्स 10 ग्राम इन एयर एंड 9 ग्राम्स इन वाटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कैविटी, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन है, एक गोल्ड का पीस है और उसके अंदर कुछ कैविटी है। जो सॉलिड हिस्सा गोल्ड का है वो V1 है, और कैविटी का वॉल्यूम V2 है, और गोल्ड की डेंसिटी आपको रो दी हुई है, और एयर में इसका वजन 10 ग्राम है। तो वजन तो सिर्फ मेटेरियल मास का होगा यानी V1 इंटू रो, ये जो टर्म है ये 10 ग्राम होगा, और डेंसिटी आपको दी हुई है, तो यहाँ से जो सॉलिड वॉल्यूम है वो आप फाइंड कर लोगे, ठीक। अच्छा, पानी में वजन 9 ग्राम है, तो पानी में जो वेट होगा अपरेंट वेट, वो आपका हो जाएगा एक्चुअल वेट, नहीं, वो हो जाएगा एक्चुअल वेट माइनस बायनेंसी फोर्स एफ अप, इस तरह से। तो वेट तो आपका वैसे न्यूटन और डाइन में होता है, बट यहाँ सब ग्राम में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जी कहीं नहीं लिखेंगे, ना इसमें जी लिखेंगे, ना इसमें जी लिखेंगे, ना इसमें जी लिखेंगे। तो अपरेंट वेट कितना है, 9 ग्राम है, एक्चुअल वेट 10 ग्राम था, माइनस बायनेंसी फोर्स कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा V1 प्लस V2, पूरे लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा, इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये इसको इधर ले आते हैं, तो V1 प्लस V2 1 के बराबर आ गया V1 हम यहाँ से निकाल लेंगे,
और V1 की वैल्यू जब आप यहाँ डाल दोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, V2 की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। और सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। V1 की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी आ जाएगी, तो 10/19.3। 19.3 को अप्रॉक्सीमेट अगर मैं 20 लिख दूं तो ये 0.5 cc हो जाएगा। तो अगर V1 आपका 0.5 cc है तो V2 भी लगभग 0.5 cc होगा। ठीक है, बेसिकली V1 0.5 cc से थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि ये 19.3 है। 0.5 cc से थोड़ा सा ज़्यादा होगा V1, तो V2 0.5 cc से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आपका आंसर या तो बनेगा बी पार्ट या बनेगा नन ऑफ दिस। तो आप कैलकुलेट करके खुद देख लेना, आपको पता लग जाएगा।